किया नहीं काम? डाउट नहीं है पक्का? 3.3, 3.4 और अगले 3 क्वेश्चन। वही सेम हो गया। उसने कहा था ना कि ऑल्टरनेट मेथड है जिसमें केटायन निकलेगा लेकिन एनायन नहीं निकलेगा। ऑल्टरनेट दिया था ना उसने एक। 2 RNA लिखकर, आर का मतलब RSO3H ही था ना, RSO3। कौन कौन कौन? वो केटायन है ना, कैल्शियम+2 और आपका मैग्नीशियम+2। एम फॉर वो दोनों केटायन जो हार्ड वाटर में होते हैं ना। हाँ हाँ। कौन सी वाली? क्यों? क्यों? नहीं, ऐसा क्या है उसमें? ऐसे ना करो यार, तुम तो ना गिरने लगते हो एकदम ही। RSO3H, इसमें वैसा क्या था? इसको उसने आर लिख दिया है, और यहाँ एच की जगह उसने Na लिख दिया। और तो कुछ किया ही नहीं ना उसने। और यहाँ M+2 है जिसको तुम कैल्शियम, और तुम ऐसे फैलने लगती हो और सारी को समझ नहीं आया, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। और ये आर लिख दिया उसने, 2 लिख दिया, कैल्शियम लिख दिया इसकी जगह पे। और है क्या इसमें, मुझे बताना नया क्या है? बोर्ड देखो। नहीं नहीं, अभी सामने तो आ गया, मेरे से 2 बार फिर पूछ लो ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, RCOOH है, उसने इस RCOO को आर लिख दिया है, और इस H की जगह उसने Na लगा दिया। जिसपे मैंने कहा था कि मेरी ट्रिक काम कर रही है, कि हर किसी हार्डनेस को हटाने में सोडियम यूज हो रहा है। तो RNA लिया उसने, और यहाँ उसने कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का जो सोल्ट था वो ले लिया। अब ये डबल लिया। अब आपको पता है कि Na+1 है और कैल्शियम+2 है, तो पक्का आर तुम्हें क्या लेने पड़ेंगे? 2 ही लेने पड़ेंगे ना। लो जी, R2CA बन गया, और इधर से तुम्हारा सोडियम बाहर हो गया। बस यही किया उसने, और क्या किया? हाँ, कुछ किया ही नहीं उसने खास यार इसमें। हाँ, ये आपके पास सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl है, जो रीजनरेशन ऑफ द परमिटेड करने में काम आता है। सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl अपनी कॉपी में लिख लो, अगर आपके पास अभी आपकी वो नोट्स वाली कॉपी खुली हुई है तो। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हाईलाइट कर लेना उसको, उसको ब्राइन बोलते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो कई बार मिस हो जाता है बीच बीच में। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। देखना अभी 3.1 से 3.7 तक कुछ बचा हुआ है। 3.6 ही तो करा रहा था अभी मैं आयुष। 7 सम टेबल शुगर मतलब चीनी हो गई, एंड कॉमन सोल्ट NaCl हो गया, डिजोल्व इन वाटर, पानी में घोल दिए, and the solution is passed through organic ion exchange resin. The water coming out of the exchanger will be, उसमें कुछ होना ही नहीं है, Na एक्सचेंज थोड़ी हो जाएगा। सुनो ना, अगर आप मॉडर्न टेक्निक पे जा रहे हो तो Na से एक्सचेंज हो भी जाएगा, तो Na तो बाहर आ ही जाएगा ना। हाँ, अगर आप उस टेक्निक पे जा रहे हो पुरानी वाली पे, जिसको ओवरऑल मान के चलता है वो RSO3H है या RSO3H है, दूसरे वाले में कौन है? RNH3+OH है। मीठा तो होएगा ही होएगा, क्योंकि चीनी तो इन दोनों में से किसी के साथ भी एक्सचेंज नहीं करेगी, क्योंकि शुगर का मतलब क्या होता है? नो आयन। चाहे तो ग्लूकोज डाल दो, चाहे सुक्रोज डाल दो। तो आप पहली हिंट तो लिखो, शुगर कंटेन्स नो आयंस। यहां तो किसी का एक्सचेंज कोई है नहीं, पहली बात। तो मीठा तो होएगा ही होएगा, नो डाउट। चलो जी, अब देख लेते हैं Na, और इधर देख लेते हैं Cl। ठीक हो गया। अगर Na एक्सचेंज हो गया इसके साथ, Cl एक्सचेंज हो गया इसके साथ, तो जो तुम्हारा सोल्टीनेस थी ना वो खत्म हो जाएगी इसके अंदर से। तो जो सोल्यूशन बाहर निकलेगा वो Na और Cl वहीं देके निकलेगा। बाकी जो पानी आएगा वो डी आयोनाइज आता है। वर्डिंग सुनो ना, जो तुम्हारा आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है वो डी आयोनाइज्ड वाटर देता है, डी आयोनाइज्ड। तो आयन तो अंदर रह गए, चीनी में आयन थे नहीं, वो बाहर आ गए, तो मीठा हो जाएगा वो। थर्ड आंसर चेक करना। हाँ, तो अपनी कॉपी में लिख दो, इट इज अ मेथड टू गेन द डी आयोनाइज्ड वाटर। तो आयंस रह गए, पानी अकेला बाहर आ गया, लेकिन उसमें चीनी भी थी, चीनी में आयन है नहीं। और इस
हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली सीरीज में क्या दिया था आपको? 4.6 में डाउट है, 4.9 था अगला, डाउट है? नहीं। हाँ वो एंड में आ जाएगा ना, होता पता है क्या है, जो कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ब्रेक डाउन होने लगते हैं ना, उनको फिर प्रेशर रिड्यूस करके हम लोग, जैसे हमारे पीछे था ना स्टेटसोमीटर में, अगर हम प्रेशर रिड्यूस कर दे तो बीपी डाउन चला जाता है, प्रेशर डायरेक्टली टू बीपी। तो 152 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो टूट जाएगा, डिकम्पोज जाएगा, टूटता तो बेचारा वैसे ही रहता है। H2O2 के बारे में कल मैंने इनफाइनाइट टाइम बोला था, H2O2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया में क्या, वो बड़े बड़े टूटता रहता है। और अगर आप 152 तक लेके जाओगे फिर तो पक्का टूटेगा वो। तो हम पता है क्या करते हैं, उसका प्रेशर डाउन करके उसका बीपी डाउन कर लेते हैं। अगला स्टेप था वो, जो आज मैंने करवाना है, अगला स्टेप है उसका वो। तो मैंने ना जानबूझ के डाल दिया, क्योंकि बच्चा पहला दूसरा तो टिक मारेगा ही मारेगा, तो तीसरा तो बाई डिफॉल्ट ही हो जाएगा। जो नहीं है वो डायरेक्ट हीटिंग नहीं है, डायरेक्ट हीटिंग तो कर ही नहीं सकते आप H2O2 की, टूट जाएगा ना वो, डिकम्पोज जाएगा। अगला क्या था, 413 ना करना, मिसलेनियस का 5-2 हो गया, और 5-3 तो अच्छा बोला ही नहीं मैंने ना, लेवल 2 का बोला था एक शायद, तो हो गया सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट इन्वॉल्व, मेरे ख्याल में हम NaCO3 तो यूज नहीं करते ना, और ये तुम्हारा कैल्गोनी है, और ये किटाइनिक स्पीसीज को क्या कर लेता है, अपने साथ रख लेता है ना, फिर क्या फॉर्म्स अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद किटाइनिक स्पीसीज। थर्ड का आंसर क्या दिया इसमें, फोर्थ, ठीक है। तुमने इसका आंसर क्या, ऐसा तो नहीं सेकंड टिक मार दिया, फर्स्ट टिक मार दिया, प्रेसिपिटेट थोड़ी हुआ था यार, वो तुम्हारा एक कंटेनर था, कंटेनर में से हार्ड वाटर निकला, अपने किटाइन वहीं छोड़ आया, वही तो कह रहा है फॉर्म्स अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद किटाइनिक स्पीसीज। प्रेसिपिटेट तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये थे बच्चे। अच्छा इसमें से तो हमने हार्ड वाटर का H2O2 के और मिसलिनियस में से एक दो, लेवल 2 में टोटल 7 ही हैं, दो हमने इसमें से कर लिए है ना। बाकी आज एलिजिबिलिटी बन जाएगी और कल में और सुपर एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अच्छा तो सोचो तुम्हारे पास वो आरपीएस है जिसमें क्वेश्चन हो गई, तुम नंबर बोल दो फिर मेरे को, या तो भेज दो यार, मैंने ना आरपीएस सर्च मारी, मेरे को मिली नहीं। है नहीं, आरपीएस कितनी है टोटल? H2O2 वाली लास्ट होगी ना? अच्छा इनमें से कौन सी वाली कर ली तुमने 1 2 3 में से? चलो फिर असाइनमेंट पे तो झांकी नहीं होगी तुम लोग, है कोई डाउट उसमें देखना? हाँ क्योंकि तुमने जब बुकलेट कर ली तो असाइनमेंट तो झटके में होगी वैसे ही। हाँ इसमें क्वेश्चन बनते ही नहीं ना ज्यादा। कौन हो तुम लोग? ओए ऐसे मत कर, मैं 11th 12th पूछ रहा था यार, तूने तो दिल तोड़ दिया ये बोल के। हाँ भाई, मेरे को साहिल ने भेजी है ये, साहिल आरपीएस 1 में कोई डाउट तो नहीं बेटा? अच्छा अभी जो जो भी हुई है, और तनवीर ने भेजी है 3 मेरे को। चलो एक काम करते हैं ना, अभी हमारा टाइम 10 मिनट हुए और हाइड्रोजन में इतना ही लगना था, तो इसके आगे का काम शुरू कर ले, वैक्यूम डेसिकेटर से आगे का। टाइम खराब करने से तो क्या मतलब है, नहीं? देखो भी रिवीजन से चल लेते हैं। पता है क्या है, तुमने ना मैन्युफैक्चरिंग की ना जब H2O2 की, सुनो चलता हूँ बिल्कुल धीरे धीरे, तुम्हें याद भी हो जाएगा। जब हमने H2O2 की मैन्युफैक्चरिंग की ना दो तरीकों से, एक था आपके पास 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल पे एयर का रिएक्शन, याद आ गया? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन बन गया, साथ में H2O2 गिफ्ट में आ गया 1% सिर्फ। तुम उसे रीजनरेट कर सकते हो, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को रीजनरेट कर सकते हो रिडक्शन करवा के। चलो एक मैटर तो ये हुआ।
उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, शायद तुमने सोल्व भी कर लिया वो वाला ना, अब उसमें हमारी बुकलेट में। चलो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ चलने में हमारे पास था कि हमने H2SO4 के कॉन्सेंट्रेटेड 50% का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो उससे H प्लस बना, HSO4 बना। H प्लस कैटायन कैथोड की तरफ जाके हाइड्रोजन रिलीज हो गई। HSO4 माइनस एनायन एनोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्री रेडिकल बना, जुड़कर H2S2O8 तुम्हारा मार्शल एसिड बन गया। मार्शल एसिड का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो H2SO5 H2SO4, फिर H2SO5 का हाइड्रोलाइसिस हुआ H2SO4 H2O2 तुम्हें मिल गया। बट मैन्युफैक्चरिंग तो पक्का है कि उसकी जो यील्ड होगी वो बड़ी कम होगी। दोनों मेथड समझ में आ गए? मुझे लगता है सब सो ही गए। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, H2O2 को लेकर और हार्डनेस सॉफ्टनेस को लेकर इन दिनों में मैंने बल्क में क्वेश्चन देख लिए सब जगहों पे। क्लियर ना? इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को, वैसे मैं ड्रॉपर में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो इन्हीं चीजों को पहले फोकस करता हूँ। लो जी, अब मुझे जो लेस कॉन्सेंट्रेशन का H2O2 मिला ना, उसको सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट देकर मैंने उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है। सबसे पहले क्या, इसका बीपी बड़ा खतरनाक है, होना ही चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी अच्छी खासी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी आगे। तो मैंने पता क्या किया, उसे डाइल्यूट H2O2 पानी वानी डला हुआ है, और 1% था, बाकी पानी होएगा और क्या होएगा। तो उसको 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बाथ पे, जिसका तुमने ऑप्शन फोर्थ टिक किया था, डायरेक्ट हीटिंग, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग। तो 60 से 70 डिग्री पे धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होकर ये 50% H2O2 बन जाना है। और 50% H2O2 बना, इसको वैक्यूम डेसिकेटर, जिसमें तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, ये तो याद हो गया होगा। और वैक्यूम डेसिकेटर का पूरा सिस्टम बताया था मैंने। उसके जो निचला वाला जगह वो खाली पड़ी, उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 रखते हो, और पूरा H2SO4 की वेपर उस पूरे कंटेनर में फैल जाती है। वो धीरे धीरे करके उसका वाटर रिमूव, वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, एब्जॉर्ब्स H2O क्लियर फ्रॉम द H2O2। कौन करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब आप 90% H2O2 तक आ चुके हो, ये बात तो याद हो गई। एक बार फिर बोल दूं, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वाटर बाथ पे हीट करो 50%, और जैसे ही तुम उसको वैक्यूम डेसिकेटर में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के टच में लेकर आ रहे हो, तब ये 90%, बस इतना काम है। ठीक है जी। अब इसका थर्ड स्टेप क्या है, उसको सुन ले और समझ ले। क्यों भाई, जिसके बारे में बच्चा बोल रहा था करवाओगे क्या, वही हाँ जी बिल्कुल है। एक फंडामेंटल है हमारे पास, वो फंडामेंटल क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चैप्टर का नाम स्टेटसोमीटर। प्रेशर बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा बीपी बढ़ेगा, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं H2O2 के बारे में बात करूं ना, तो ये डिकम्पोज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, ये भाई साहब डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये ना तुम्हारे एक चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्यूरिफिकेशन, वहां एक लाइन लिखी हुई है, दोज कंपाउंड्स विच डिकम्पोजेस ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, दोज आर प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। वापिस सुनो, वो कंपाउंड्स जो अपने बीपी पे बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाते हो, उनका प्यूरिफिकेशन करने का तरीका है कि उनको लो प्रेशर पे लेकर आ जाओ, रिड्यूस्ड प्रेशर पे लेके आ जाओ। तो वही हम करेंगे अब। H2O2 अपने बीपी पे डिकम्पोज होता है, तो क्या करना चाहिए जी, द अबो सॉल्यूशन मतलब 90% H2O2। ठीक है जी। डिस्टिलेशन करेंगे टेम्परेचर 35 से 40 पे। कहते जी 35 से 40 पे डिस्टिलेशन कैसे हो जाएगा? मैंने कहा जी हो जाएगा, मुझे प्रेशर सिर्फ 15 mm, सोचो यार 760 mm, 1 ATM स्टेटसोमीटर में तुमने सुना हुआ है, हमारे अराउंड कितना? अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना H2O2 का बीपी 152 है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट 152 डिग्री है, तो वो 1 ATM पे है, तुम यार 15 mm पे ले आए, 760 से लेकर नीचे तक आ गए, मतलब 1/40 मान लो, 40 गुना प्रेशर घटा दिया। तो इतने बीपी पे, इतने टेम्परेचर पे तुम इसका डिस्टिलेशन कर सकते हो। डिस्टिलेशन का नाम तो सुना हुआ है ना? डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड टू लिक्विड टू वेपर, बस पहले पहले वेपराइजेशन देन कंडेंसेशन। तो ये 99% H2O2 तक पहुंच जाना है इसमें। समझ गए भी मैं क्या कह रहा हूं? पहला स्टेप क्या था?
वाटर बाथ पे 60 से 70 डिग्री पे हीट करो 50%, देन वैक्यूम डेसिकेटर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पानी एब्जॉर्ब कर लेगा 90%, देन टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री, प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूं। तो ये 35 से 40 डिग्री पर पानी निकल निकल कर 99% H2O2 तक आ जाएगा। और बाकी वाला पानी अगर निकालना हो आप लोगों ने, तो फर्दर कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव्ड बाय कूलिंग। लो जी, फोर्थ स्टेप। तो 99% H2O2 तो आप आइस को, ड्राई आइस मतलब CO2 के टच में लेकर आओ ना, ड्राई CO2 तो काम कर देगा विद हेल्प ऑफ सॉलिड CO2। ठीक है जी। और ईथर बात, ठीक है जी, टिल क्रिस्टलाइजेशन सेट्स इन, तो यहां आपको H2O2 के क्रिस्टल्स मिलने लगेंगे, और ये अप्रोक्सीमेट 99% के आसपास हो जाता है। क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड, मेल्टेड एंड फ्रोजन टू गेट प्योर, तो 99.9% H2O2। तो अगर आप चाहोगे तो उसको सिंगल लाइन में, जैसे मैं हर जगह समरी बना देता हूं ना, तो हम इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल लाइन में कन्वर्ट करें भी इसको, आप मेरी हेल्प कर सकते हो, कोई बच्चा मेरी हेल्प कर पाएगा? बाकी तो सारे सो रहे हैं, सबकी वीडियो बंद पड़े हैं। और नहीं नहीं, सिर्फ इस प्यूरिफिकेशन को सिर्फ वाटर बाथ, वाटर बाथ, ठीक है। एक सेकंड, 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 चलो। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हाँ, इसको बोलते हैं, इसका इसका नाम रखा हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। और इस चैप्टर के दोनों टॉपिक करने के बाद आप इस चैप्टर के विनर होने वाले हो, पता है आपको, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दोनों ही है इसके, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लस H2O2। अच्छा जी, अब ये कहां तक पहुंच गया? 99% तक। और कहानी खत्म करनी है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सॉलिड CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, और H2O2 के क्रिस्टल्स तुम्हें मिल जाएंगे। बात खत्म। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट हीटिंग इज नॉट द प्रोसेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ H2O2। डायरेक्ट हीटिंग इज नॉट वैलिड। डायरेक्ट हीटिंग से आप प्यूरिफिकेशन नहीं करवा सकते, टूट जाएगा ना, वो डिकम्पोज हो जाएगा ना बच्चे में। अदरवाइज H2O2 क्या हो जाएगा? डिकम्पोज। क्यों भाई? अब तो बच्चों को याद हो गया होगा प्यूरिफिकेशन का तरीका। ठीक है भाई। अब H2O2 को प्रिपरेशन करने के हमारे पास तीन मेथड आ गए, तीन में से दो मैन्युफैक्चरिंग के, एक डायरेक्ट है। उसके बाद हमें इसका प्यूरिफिकेशन का टेक्निक पता चल गया एक लाइन के अंदर। अगर आप चाहोगे तो H2O2 के प्रिपरेशन को भी आप मुश्किल से एक डब्बे में कन्वर्ट कर सकते हो, एक बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे चैप्टर को, पता है ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमें पढ़ना, सारा चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा नीट से पहले। और हाइड्रोजन तब सरदर्द पैदा करता है, मैं तो उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल इन चीजों से निकले हुए, क्योंकि हाइड्रोजन कौन पढ़ेगा? मैंने कहा क्वेश्चन आता है किससे, और 2 घंटे लग रहे हैं, तो फिर हमें ना उसकी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी आज ही रेडी। 11th वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास इस सिलेक्शन की ना, तो पहले ही समरी बना के रख लो। अब तुम जब इसको यार एक पेज पढ़ोगे ना प्यूरिफिकेशन का, मैंने नहीं पढ़ना, एक लाइन पढ़ो, काम खत्म। ऐसी तुमने हार्डनेस ऑफ वाटर का एक टेबल बना लिया, ऐसी H2O2 की प्रिपरेशन की। फिर क्या करना, जब चैप्टर खत्म हो जाए ना, बस सारे चैप्टर की एक समरी बना लेना, 1.5-2 पेज के अंदर, बस उसका रिवीजन चलेगा, हम पूरा चैप्टर कभी पढ़ेंगे ही नहीं। ये तुम्हारी आज की तैयारी नहीं है, वो तुम्हारी तैयारी होगी नीट से पहले की, 2023 से पहले जब नीट दोगे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे।
और कम से कम 8 चैप्टर मेरे पास छोटे छोटे हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, क्लियर। ये अच्छे छोटे छोटे चैप्टर हैं जिनको करना पक्का है, और सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन आए हाइड्रोजन से इस 2021 के पेपर में, कैसे इग्नोर कर दे, उतने सॉलिड से नहीं आए जिसको करने में हम 10 दिन लगाते हैं। लो जी, ये लो जी। हाँ जी हाँ जी, बायोमोलिक्यूल तुम 11वीं में उधर भी पढ़ते हो, 12वीं में उधर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में। बायोमोलिक्यूल का उसने डेफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा था B12 का इस बार। नहीं अरे नहीं, बच्चे पता है क्या, वो चेन पकड़ ली उन लोगों ने बस। वो 7 8 10 लोगों ने जहां भी लीकेज लुकेज करवाया था, वो चेन पकड़ ली उन्होंने बस, बाहर हो सिस्टम। ऐसे 16 लाख बच्चे थोड़ी अफेक्ट करेंगे, 16 लाख ऊपर के 22 22 हजार थे, 20 22 हजार लोगों के हाथ में भी नहीं पहुंचा पेपर। तो 10 12 15 लोगों के हाथ में था पेपर, बस उन लोगों को चेन को पकड़ लेंगे, उन लोग पेपर वापस थोड़ी होता है। हाँ जी। हाँ वो कंसिडर ही नहीं करते बच्चे, कुछ नहीं होने वाला। कूल होके जिए जिन्होंने पेपर दे दिया, कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात कर ले हम लोग बच्चे। अब मेरे पास टोटल 8 मिनट है तो बहुत धीरे बोलूंगा इसमें से। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले इसके ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आ रहा है, ध्यान से सुन लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में। इस पर कम से कम 20 मिनट हम मेन क्लास में भी लगाएंगे, जितने बजे हमारी क्लास होगी। तो सबसे पहली बात है, आपके पास हेडिंग डाल दूं मैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से पहले स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना। लो जी, नंबर 1 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसको VS VS करके लिखते रहेंगे हम लोग बार बार ना बच्चे, होता पता है क्या है, कभी भी आप अगर H2O2 का सैंपल देखो ना, लेबोरेटरी में पड़ा हुआ या मार्केट में बिकने वाला, तो उस पर ना लिखा रहता है 30V, 30V ऐसे V, वॉल्यूम वाला साइन V, 20V, 10V, 1V, 2V, सैंपल पे लिखा रहेगा। अब मैं उसको 5 बार बोलूंगा फिर लिखूंगा। अगर किसी सैंपल पे लिखा हुआ है 1VH2O2, 1VH2O2, वट मीन ऑफ 1VH2O2, कई मानो लिखा हुआ है 1VH2O2, मैं इसका मतलब बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लेना। इसका मतलब है 1 मिलीलीटर, यहां 1V है, जो आपके पास H2O2 है ना, 1V, 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 गिव्स 1 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी और एसटीपी कंडीशन। और आप जानते हो H2O2 तो लिक्विड है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबरदस्त BP 152 है, इतना तो आप सोचते ही होगे। अगर कहीं 10V लिखा हुआ है, तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनमें से कोई एक बच्चा भी अगर मुझे बता पाए कि बट मीन ऑफ 10V H2O2 अगर सैंपल पे लिखा हुआ है लेबोरेटरी में, ना 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 ना, समझे नहीं आप ना, 1 ml से फिर कंफ्यूज हो रहे। 1 मिलीलीटर of H2O2 gives the 10 milliliter of oxygen at the NTP STP conditions। और अगली बार में आप मुझे बता दोगे क्या होने वाला है। 30V लिखा हुआ है किसी पे, 30V H2O2, 1 मिलीलीटर। चलो अब हम समरप्रीत से बुलवा लेते हैं लाइन पूरी। ना ना, तुमने देखा ही नहीं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है जी, एट एनटीपी और एसटीपी कंडीशन। तो अब जो भी बच्चा क्लास में बैठा सुन रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि जो 1V है, 10V है, 30V है, ये ऑक्सीजन की अमाउंट है। और कितने से आ रही है, 1 से आ रही है। अब मान लो किसी बच्चे ने कहा सर मैं तो ना इसको 30 लीटर बोलूंगा, तो मैंने कहा फिर H2O2 1 लीटर बोल देना। सर मैं तो इसको ना 30 वॉल्यूम बोलूंगा, कोई यूनिट लगाऊंगा नहीं, तो फिर मैंने कहा H2O2 1 वॉल्यूम लगा देना। तो कुल मिलाकर किसी की भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर सैंपल पे लिखी हो, तो उसका मतलब क्या होता है, अगर 30V है, 30 मिलीलीटर ऑक्सीजन निकल गई, कहां से, 1 मिलीलीटर H2O2 से, अंडर एसटीपी एनटीपी कंडीशन। अब एक और प्रॉब्लम खड़ी होगी, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन फिर भी क्या,
कि सर 1 ml 30 ml कैसे दे देगा? अरे भाई 1 ml लिक्विड 30 ml गैस तो दे ही सकता है। 1 ml लिक्विड का अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, डेंसिटी से उसको कोरिलेट करके उसका मास निकाल लो, मोल निकाल लो। तो अगर मैं H2O2 की बात कर रहा हूं या लिक्विड लिख रहा हूं, ये H2O लिक्विड है, लेकिन जो इससे बना हुआ ऑक्सीजन है वो तो आपका गैस ही है ना। तो इसका 1 यूनिट, और जितनी भी इसकी यहां V यूनिट आपको मिलेगी, बस उसी से तुम्हारा टर्म बनेगी। मैं कह रहा हूं कि 30 V है तो आप बोलो 30 यूनिट्स कम्स फ्रॉम 1 यूनिट। मैं बोल रहा हूं 50 यूनिट्स, तो 50 मिलीलीटर कम्स फ्रॉम 1 मिलीलीटर। यहां किसी ने कहा सर 30 लीटर, मैंने कहा कम्स फ्रॉम 1 लीटर। H2O2 का 1 रहेगा, और ऑक्सीजन का जो उसने वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे मार्क किया हुआ है उतना मिलेगा। तो कुल मिलाकर V वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिख दी किसी ने, V वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो बोलते ना V मिलीलीटर कम्स फ्रॉम 1 मिलीलीटर ऑफ द H2O2। बट वी नो 80V, गुरुसिद्धक बताएगी 80V का मतलब क्या है। ठीक है ना, 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 will gives the 80 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सिंपल सी लाइन है, कोई खास खतरनाक लाइन भी नहीं जिसको तुम सोचो यार ये तो बड़ा हैवी का हो गया, बस पढ़ाई आज बहुत होगी, सिर दुखने लग गया आज तो बस हो गया, इससे ऊपर नहीं हो पाएगा कुछ। ऐसा कुछ तो नहीं हो पाया ना मेरे ख्याल में। 50 V का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक। 1 मिलीलीटर ऑफ H2O2 विल गिव द 50 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन अंडर द एसटीपी एनटीपी कंडीशंस। अगर मिलीलीटर आपको जम नहीं रहा तो जो लीटर लीटर लगा दो, लीटर लीटर नहीं जम रहा तो वॉल्यूम वॉल्यूम लगा दो, वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं जम रहा तो यूनिट यूनिट लगा दो। कुल मिलाकर कुछ भी ऐसा होना चाहिए दोनों तरफ सेम चले, ml लीटर लीटर वॉल्यूम वॉल्यूम, बस एक जैसा चलना चाहिए। अगर आप मेरी बात को परफेक्टली सुन पा रहे हो तो बोलो जी। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब हुआ। इसके बाद इसको परसेंटेज स्ट्रेंथ पे लेकर आएंगे, फिर दो रिलेशन दूंगा मैं आपको, जिससे फिर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन सोल्व होने के बाद ये वाले आ जाएंगे, एग्जांपल नंबर 25, एग्जांपल 26, एग्जांपल 27, क्लियर एग्जांपल 28। फिर इसकी रिएक्शंस आ जाएंगी। तो कूल होके हम काम करते हैं आज। अभी मेरे पास बचे हुए 1-1.5 मिनट, तो मैं अभी फ्री कर रहा हूं तुम्हें, क्योंकि फिर सिक्वेंस नहीं बन पाएगी ना। तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो पता चल गया कैसे निकालते हैं। चलो, इतना पता चल गया तो हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो भी हमारी क्लास होने वाली। ठीक है भाई, चलो, ओके जी।